अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 1 मतलब 9.1 एंड 9.2 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। वो वीडियो मैंने पार्ट 1 के नाम से अपलोड की है। अब ये जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ इंशाल्लाह ये पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उनके पास चैप्टर नंबर 1 में होगा ये सिंपल मशीन, और जिनके पास पुरानी बुक है, मैट्रिक क्लास की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, और जिनके पास पुरानी बुक है तो उनके पास चैप्टर नंबर 9 होगा सिंपल मशीन, ठीक है। तो सिंपल मशीन बस ये आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि आप ये वाले सॉल्व करवा दें, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। तो सिंपल मशीन में 9.1 एंड 9.2 जो कि पेज नंबर 149 पे है वो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.3 की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्रॉब्लम नंबर 9.3 से। तो देखते हैं कि 9.3 में लिखा क्या है। An object of mass 100 kg is raised 2 meter above the ground using an inclined plane of length 10 meter। मतलब यहाँ पर जो सिंपल मशीन की बात हो रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इंक्लाइंड प्लेन। प्रॉब्लम नंबर 1 में पुली था, प्रॉब्लम नंबर 2 में जो है हमने लीवर की बात की थी, और प्रॉब्लम नंबर 3 में हम इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका जो मास है वो हमारे पास है 100 kg। उसको हमने क्या किया है, उसको हमने 2 मीटर जो है ज़मीन से अबव उसको हमने क्या किया है, रेस किया है, उठाया है। किसके ज़रिए? इंक्लाइंड प्लेन को यूज़ करते हुए, और जिसकी लेंथ कितनी थी, उसकी लेंथ थी 10 मीटर। मतलब जो एक इंक्लाइंड प्लेन है उसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट पे हम जो लेके गए हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कितनी हाइट पे लेके गए हैं, हम उसे लेके गए हैं 2 मीटर की हाइट पे, या उसने उसको उठाया है। जाहिर सी बात है उठाएगा तो वो हाइट पे ही जाएगा, सही। और आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। कि हमने जो एफर्ट अप्लाई की होगी उस 100 kg मास को 2 मीटर की हाइट तक पहुंचाने में, हमने जो एफर्ट अप्लाई की होगी हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में जहाँ जहाँ एफर्ट होगा, एफर्ट का मतलब होता है फोर्स, और यहाँ पे हम एफर्ट को डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से। तो आइए हम बना लेते हैं इसका डेटा प्रॉब्लम नंबर 9.3 का। तो बना लेते हैं डेटा, देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन मतलब होता किस तरीके से, ये आप समझें। ये हमारे पास है एक इंक्लाइंड प्लेन में, यहाँ पे ऐसे रफली जो है मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड है, सही। ये क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड है। और इस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे अगर हम घर में अपने बाइक वगैरह को रखते हैं, आपने देखा होगा कि घर के बाहर हमारे इस तरीके से स्लोप बना होता है। तो वो असल में क्या है, वो एक असल में एक इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब एक सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन, मशीन का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़ जो हमारा काम आसान कर दे। 3 इडियट तो और किसी ने देखी ही होगी, सही है। तो क्या है, हर वो चीज़ जो हमारा काम आसान करते हैं उसे हम कहते हैं मशीन। तो अब हम जो अपनी बाइक को या गाड़ी को अपने घर के अंदर जब हम पार्क कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है, आपने देखा होगा घर के बाहर, हमारे मेन गेट के बाहर क्या होता है, स्लोप हम ऐसा बनाते हैं ताकि यहाँ पे इजीली बाइक या गाड़ी जो कुछ भी हमारे घर में है वो हमारे घर में इजीली आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है ग्राउंड। अब हमें जो मास, हमें जो ऑब्जेक्ट है, ये समझे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो हमारे पास है 100 kg। कितना है, ये हमारे पास है 100 kg। और हमें क्या करना है, इस 100 kg मास को जो है हमें कहाँ लेके आना है, यहाँ ऊपर लेके आना है। इसकी जो हाइट है वो क्या है, मतलब कितना हमें ऊपर लेके आना है, वो हमें लेके आना है 2 मीटर। मतलब जो ये चीज़ है ना, ये हमारे पास है 2 मीटर। और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि अबव द ग्राउंड यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो हमारे पास है 10 मीटर। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है ना, इसे हमें, ये कितना है, ये है 10 मीटर। उनका कहना ये है कि जब हम 100 kg मास को इस 10 मीटर की लेंथ तक जब हम लेके आएंगे, वो 2 मीटर की हाइट पे आ जाएगा, तो ये सब काम करने के लिए हमने जो एफ़र्ट अप्लाई की है वो कितनी है, हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हम बनाते हैं डेटा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मास गिवन है, तो हम m लिख देंगे। कितना है हमारे पास, 100 kg। ये हो जाएगा 100 kg। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास जो है हाइट गिवन है वो है 2 मीटर। क्योंकि क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि इस रेस्ट 2 मीटर अबव द ग्राउंड। जाहिर सी बात है वो हाइट आ गई ना, अबव द ग्राउंड मतलब हाइट हो गई। तो जो हमारे पास हाइट गिवन है वो हमारे पास है 2 मीटर।
और उन्होंने कहा कि जो इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो हमारे पास है 10 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L, क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें और कुछ चीज़ गिवन नहीं की, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि आप क्या फाइंड करें, आप एफर्ट फाइंड करें। ठीक है, अच्छा एक बात का ख्याल रखें कि जब भी कभी हाइट की बात आती है तो आपको पता होगा कि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आप 9.8 भी रखें 10 भी रखें, इससे कोई प्रॉब्लम कोई इशू की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइट की बात आ चुकी है कि जो ऑब्जेक्ट है हम किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, मैं रखूँगी यहाँ पे जी की वैल्यू, जो कि होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस बात का आपको भी ख्याल रखना है। ठीक है, और मे भी पॉसिबल कि अगर ये वाला प्रॉब्लम पेपर में आए, एग्जाम में आए, तो वो आपको जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन कर दें, तो फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्होंने हमें कहा था कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको एफर्ट फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड में लिख दूंगी कि मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें एफर्ट रिक्वायर्ड है, और एफर्ट का मतलब हमें पी रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सॉल्यूशन। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी ये सिंपल मशीन की आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें जो कंसीडर करना है, हमें कंसीडर करना है कि हमारी जो सिंपल मशीन है वो हमारे पास जो है हमारी आइडियल मशीन है। आइडियल मशीन का मतलब ये होता है कि जितना हम उस पर इनपुट करें, मतलब जो काम हम करते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और जो बदले में हमें काम मिलता है वो आउटपुट होता है। तो जितना हम इनपुट दें उतना ही हमें आउटपुट मिले, मतलब इनपुट इक्वल है आउटपुट के। तो ऐसी मशीन को हम कहते हैं आइडियल मशीन। लेकिन असल में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि जितना हम इनपुट देते हैं उतना हमें आउटपुट, मतलब 100% आउटपुट हमें नहीं मिलता। मे भी पॉसिबल हमें 95% मिले, 90% मिले, हो सकता है इससे भी कम मिले, लेकिन 100% हमें कभी भी आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन जब भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम ये कंसीडर करेंगे कि हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक आइडियल मशीन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे इस तरीके से, फॉर एन आइडियल मशीन। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि फॉर एन आइडियल मशीन, कि अगर हम एक आइडियल मशीन की बात कर रहे हैं तो आइडियल मशीन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो इक्वल हो जाए इनपुट के। ठीक है, अच्छा काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं कि आप बिल्कुल एंड तक लिख रही होती हैं, हमें नज़र नहीं आता, तो मैं उनके लिए को जो है बताती चलूँ कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन करें, तो आपको ये जो कुछ भी मैं नीचे तक लिख रही होती हूँ लास्ट लाइन तक, तो आपको वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट हमारा इक्वल है इनपुट के, और ये बात मैं आपको जो है, जो उसको मैंने पार्ट 1 करवाया था, मैंने उस वक्त आपको बताया था कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। तो खैर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो आउटपुट हमारे पास है W इंटू एच, और इनपुट हमारा क्या है, वो होता है P इंटू एल। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ नहीं करना। आप देख सकते हैं H हमारे पास है, P हमें फाइंड करना है, L भी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास W नहीं है। W यहाँ पे वेट है, और वेट तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं किया, बल्कि इन्होंने हमें मास गिवन किया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेट है, और ये बात आप 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं, चैप्टर नंबर 4 में आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ा था कि वेट का क्या फॉर्मूला होता है। तो हमें ये पता है कि जो वेट है वो इक्वल होता है, W इक्वल होता है mg के। ऐसा ही है, याद आ गया होगा यकीनन सबको। तो हम इस W की जगह लिख देंगे mg। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा mg, बाकी तो सब ऐसे ही आ जाएगा, H इक्वल P इंटू एल। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पे जस्ट मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगी, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। m हमारे पास क्या है 100, और g हमारे पास क्या है 10। तो हम लिख देते हैं इसको, m हमारे पास है 100, g हमारे पास है 10। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय h। h हमारे पास है 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास है p हमें फाइंड करना है, वो हमने ऐसे ही लिखा। फिर मल्टीप्लाई बाय l है, तो l की वैल्यू हमारे पास है 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल, आंसर आया है 2000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2000 इक्वल, और ये क्या हो जाएगा 10p।
क्योंकि हमें p फाइंड करना है, 10 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको इस तरीके से लिख दूँगी, p इक्वल है 2000 डिवाइडेड बाय 10। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आ जाएगा, तो आंसर आएगा 200। आंसर क्या आ गया है हमारे पास, 200। ठीक है। तो एफर्ट क्योंकि एक फोर्स है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने p फाइंड कर लिया है। लेकिन अगर आप बुक में चेक करें आंसर, तो बुक में है 196 इसका आंसर आ रहा है, बुक में 200 नहीं है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। जैसे कि इमरान खान कहते हैं। खैर, तो अब क्या करना है हमें, मैंने यहाँ पे जो है g की वैल्यू को 10 रखा था, इसीलिए मेरा आंसर क्या आया है, 200 आया है। अगर मैं g की वैल्यू को 9.8 रखूँगी तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 196 आ जाएगा। मैं फिर भी आप लोग को करके दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब फिर मुझसे ये पूछा जाएगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर्स में हमें 9.8 रखना है कि या हमें 10 रखना है। तो अगर आपके पास ये वाला प्रॉब्लम आ जाए बिल फर्स्ट पेपर में, और आपके पास g की वैल्यू वो गिवन करें, अगर वो गिवन करते हैं आपकी वैल्यू ब्रैकेट में कि आपको g जो है 9.8 लें या 10 लें, तो आप वही लेंगे जो वो ब्रैकेट में गिवन करेंगे। और अगर उन्होंने वैल्यूज़ गिवन नहीं की है तो ये आपके ऊपर है, आप 9.8 लें या 10 लें, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, उसमें आपकी जो है नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 100 है, ये जो 10 है ना g की वैल्यू, अब मैं इसको रखूँगी 9.8। जब मैं इसको 9.8 रखूँगी तो आंसर मेरा बुक वाला ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ बस मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, पूरा करके नहीं दिखा रही। तो मैंने 100 ऐसे ही रखा, 10 की जगह मैं लिख दूँगी 9.8, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये p मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी इन सबको, 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया है 1960। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1960 इक्वल टू 10p। क्योंकि मुझे p फाइंड करना है, 10 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो p इक्वल हो जाएगा 1960 डिवाइडेड बाई 10, इस 0 से 0 कैंसिल होगा, तो p हमारे पास आ जाएगा 196। और क्योंकि ये एफर्ट है मतलब फोर्स है, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो ये हमारे पास बुक वाला भी आंसर आ चुका है। ठीक है। अगर आप 10 रखेंगे तो 200 है, और अगर आप 9.8 रखेंगे तो 196 है। दोनों में कोई मसला नहीं है, आप दोनों वैल्यूज रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अब हम चलते, ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 9.3। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.4 की तरफ। थोड़ा इजी है ये, लेकिन बस ये कि समझने की बात है। अगर आपको समझ आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो थोड़ा सा जो है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.4 को। देखते हैं इसमें क्या है कि एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन अप्लाई टू अ पुली सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो है पुली सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे जो सिंपल मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो है पुली। तो हमने क्या किया कि हमने एफर्ट अप्लाई की है 100 न्यूटन की। इस एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर। क्या हमने क्या किया, पुली मैंने आपको बताया था, जैसे कि कुएं से हम जो पानी निकाल रहे होते हैं, व्हील के अराउंड जो रस्सी लगी होती है उसको हम पुली कहते हैं, उस तरीके की मशीन को हम पुली कहते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि हमने क्या किया है कि पुली पे हमने 100 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया है। मतलब हमने एफर्ट अप्लाई की है क्या करने के लिए, 400 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए। कितना उठाने के लिए, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर तक उठाने के लिए हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है। आगे लिखा है टू डू दिस, मतलब ये करने के लिए द एफर्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। जब हमने ये काम किया तो जो एफर्ट है वो कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने किया 8 मीटर। यहाँ पे ये वही वाली बात, प्रॉब्लम नंबर ये हमारे पास 1 की तरह है बिल्कुल। आपको एक बात याद रखना है, जो पुली होती है इस तरीके से, ये हमारे पास व्हील है जहाँ पे लोड लगा होता है ना, तो पुली की व्हील और लोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है लोड आर्म, या वो लोड का डिस्टेंस होता है। और जहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे होते हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो होती है फोर्स की मतलब एफर्ट का डिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक होता है लोड का डिस्टेंस और एक होता है जहाँ पे हम वहाँ पे एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो लोड वाला डिस्टेंस होता है उसको हम h, स्मॉल h से, मतलब हाइट से हम h से डिनोट करते हैं, और जो एफर्ट वाला जो डिस्टेंस होता है उसको हम l से करते हैं। हो सकता है काफ़ी जो है बच्चों के टीचर्स ने स्मॉल d से करवाया हो तो वो d से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको फॉर्मूले में फिर l की जगह d करना पड़ेगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, लोड से लेके पुली तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम
H से डिनोट करते हैं, और ये जो पुली का जो व्हील है वहाँ से लेके और जहाँ तक हम उस रस्सी पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे होते हैं उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं। इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक होगा, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। और यही सब कुछ यहाँ पर भी है कि फिर आगे क्या लिखा है कि कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड बी एफिशिएंसी, वही प्रॉब्लम नंबर 9.1 की तरह है बिल्कुल। तो अब इसका आप डेटा बनाएं बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से, कि कहाँ क्या है, कौन सा हमें L लेना है, कौन सा हमें H लेना है, बस आपको इसका ख्याल रखें, अदरवाइज़ फिर आपका जो है बहुत अच्छा से ये आप सोल्व कर सकते हैं ईजिली। तो स्टार्ट करते हैं 9.4 को। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन। तो इसको देख के हमें समझ आता है कि यहाँ पे एफर्ट है, मतलब ये हमारे पास P है। P कितना है? P हमारे पास है 100 न्यूटन। उसके बाद लिखा है इस रेस्ट 2 मीटर अबव, सॉरी मैं जो है 9.3 पढ़ने लग गई। उसके बाद लिखा है अप्लाई टू अ पुली सिस्टम इज एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट। जब भी लोड के साथ जो हाइट आएगी, जाहिर सी बात है वो लोड के साथ वाली हाइट होगी, तो लोड जो होता है उसे हम W से डिनोट करते हैं, और W हमारे पास कितना है यहाँ पे 400 न्यूटन। इस चीज़ से भी आप कंफ्यूज ना हो कि दोनों का यूनिट जो है न्यूटन ही है, क्योंकि फोर्स और वेट दोनों का क्या होता है? न्यूटन ही होता है। क्या लिखा है? थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1 मीटर। तो क्योंकि वो लोड वाली लेंथ की बात हो रही है तो उसको हम H से डिनोट करेंगे, और वो है हमारे पास 1 मीटर। आगे लिखा है द एफर्ट मूव द डिस्टेंस। एफर्ट मूव द डिस्टेंस, कौन मूव किया? एफर्ट वाला डिस्टेंस की बात हो रही है। तो जो एफर्ट वाला डिस्टेंस होता है उसको हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l, और L हमारे पास है यहाँ पे 8 मीटर। ठीक है। आगे इन्होंने हमें कहा है कि हमें फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज एंड बी में फाइंड करना है एफिशिएंसी। तो डेटा हम इसका डेटा जो है हमने इसका बना लिया है। अब हमें रिक्वायर्ड में क्या है, बस हम रिक्वायर्ड करके फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ लिखूँगी रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें सबसे पहले फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो ए पे हमें फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज, और बी में हमें क्या फाइंड करना है? बी में हमें फाइंड करनी है उसकी एफिशिएंसी। अब हम करते हैं सोल्व। जब भी 2 या 3 चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें मिले तो आप पहले हेडिंग डाल लिया करें, ताकि हमें पता चले कि आप पहले क्या फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर मैकेनिकल एडवांटेज। अब हमें क्या फाइंड करना है? मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? W/P, मतलब लोड अपॉन एफर्ट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल है W/P के, मतलब लोड अपॉन एफर्ट के। तो लोड हमारे पास कितना है? वो हमारे पास है 400, और P हमारे पास, मतलब एफर्ट हमारे पास है कितनी? 100। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल आएगा 4 के। और मैकेनिकल एडवांटेज क्योंकि एक रेशो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। कोई ये ना समझे कि मैं लिखना भूल गई हूँ यूनिट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज क्योंकि एक रेशो है तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे फॉर एफिशिएंसी, कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे हम एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है कि एफिशिएंसी का E इक्वल है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है, हम क्या करते हैं? आउटपुट को डिवाइड करेंगे इनपुट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आउटपुट हमारे पास क्या है? आउटपुट हमारे पास होता है W/H। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा W/H, और इनपुट क्या होता है? P/L होता है। तो यहाँ आ जाएगा P/L, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देख सकते हैं कि W हमें गिवन है, H भी गिवन है, L भी गिवन है, और 100 तो हमें मालूम है। जस्ट हमें वैल्यूज़ को पुट करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो W हमारे पास है 400 और H हमारे पास है 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि एफिशिएंसी E 400 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर डिवाइडेड बाय P कितना है हमारे पास? P/L है ना। P हमारे पास है 100 और L हमारे पास है 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 × 8, 100 × 8, और यहाँ साइड पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि वो हमें एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में करते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब सोल्व कर लेते हैं। 400, पहले 8 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो जाहिर सी बात 800 आंसर आएगा, और ऊपर जो है 400 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ पहले कि 400 × 1 = 400,
800 108 ज़ा 800, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 800 और ये मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम सिंपल इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाय 800 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आया है हमारे पास 50। तो मतलब ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, ये जो हमने पुली यूज़ की है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो हमारे पास है 50%। और ये हमने जो है प्रॉब्लम नंबर 9.4 भी सोल्व कर लिया है, जिसमें से 9.3 हमारे पास इंक्लाइन प्लेन का था और 9.4 हमारे पास पुली का है। और ये 9.4 बिल्कुल 9.1 की तरह ही है। अगर आपको इन दोनों प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, पार्ट 1 में मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 सोल्व किया था। पार्ट नंबर 2 में मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 4 सोल्व किया है। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 जो मैं अपलोड करूँगी उसके अंदर जो हमारे रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6, वो सोल्व करूँगी। तो ये चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं प्रॉब्लम करवाऊँगी आपको न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 के, ठीक है। जिनके पास पुरानी बुक है उनके पास 19 है, जिनके पास नई बुक है उनके पास चैप्टर नंबर 9 होगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रॉब्लम को जो है सोल्व करवाऊँगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।